to good afternoon to all, and today I will explain section 10 of Civil Procedure Code. Section 10 and section 11, both we will analyze today in single lecture. I will try to finish it in single lecture. Section 10 provides stay of suit, and this section 10 is also known by another name, the doctrine of res sub judice. Res sub judice या स्टे ऑफ सूट, इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताएं, उसके बाद इसके प्रोविजंस पर आते हैं. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ not only the Civil Procedure Code but almost all laws of India afford to prohibit the same suit in many codes. If the previous case has been instituted in competent court, then the other should not take cognizance of it. मीनिंग thereby कि सेक्शन 10 का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि अगर एक केस, कोई भी सिविल केस अगर किसी कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन वाली कोर्ट में पेंडिंग है और उस केस में पार्टीज सेम हैं और जो क्लेम या जो राइट वो चाहते हैं वो भी सेम है, और कोर्ट जो ऑलरेडी किसी केस की हियरिंग कर रही है, तब फिर अगर उस कोर्ट को जुडिक्शन है, देन इन सेम केस कोई फर्दर सूट किसी दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं होगा. मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह आपको बता सकते हैं कि अगर एक केस किसी कंपिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, तब उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई सब्सिक्वेंट केस और किसी सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, और अगर कोई करता है तो ऐसे केस में कोर्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी. ये ऑब्जेक्ट है सेक्शन 10 का, जिसे स्टे ऑफ सूट या रेस सब जुडिस के प्रिंसिपल से जानते हैं. एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर देते हैं. सपोज ए हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट for recovery of money against B in court of competent jurisdiction. ए ने बी के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए रिकवरी का एक सूट पेश किया, और जिस कोर्ट में ये सूट पेश किया उस कोर्ट को सूट सुनने का राइट था. तब अब इसी क्वेश्चन को लेके
ना तो ए किसी दूसरे कोर्ट में बी के अगेंस्ट सेम रिलीफ के लिए कोई सूट पेश कर सकता है, ना बी ए के अगेंस्ट इसी बात को लेके कोई सूट पेश कर सकता है। मीन्स एक केस में जब ऑलरेडी पार्टीज सेम हैं और कोर्ट कॉम्पिटेंट है, तो जब कॉम्पिटेंट जुडिक्शन वाली कोर्ट में जब एक केस फाइल हो गया है, तब उसी बात को लेकर के, सेम फैक्ट को लेकर के अब कोई दूसरा सूट किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं होगा। और अगर किया जाएगा तो ऐसी कोर्ट उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी। जैसा सेक्शन 10 में प्रोवाइड है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। जैसा इसमें पहला ही वर्ड है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, मीन्स कोई भी कोर्ट किसी ऐसे केस में ट्रायल करने के लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी जिसमें सब्जेक्ट मैटर वही है, पार्टी सेम है और जो रिलीफ क्लेम है वो भी सेम है। और ऐसा सूट ऑलरेडी जब पेंडिंग है तब फिर कोई सेकंड सूट उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके उन्हीं पार्टीज के बीच में इंस्टीट्यूट नहीं होगा, या अगर ऐसा सूट किसी कॉम्पिटेंट जुडिक्शन वाली कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसी कोर्ट स्टैब्लिश करके रखी है उसमें पेंडिंग है, तो सेकंड सूट पर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। सीधी सीधी बात इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि लिस्पेंडेंस एक डॉक्ट्रिन था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो सीपीसी में इसे अरेस्ट सब जुडिस के नाम से जानते हैं कि अगर एक ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो उसी सब्जेक्ट मैटर पर प्रीवियस कोर्ट ही डिसीजन करेगी, प्रोसीडिंग करेगी। उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके आप किसी दूसरे कोर्ट में कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो ऐसी कोर्ट उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी। एक्सप्लेनेशन 20 में जुड़ा हुआ है सेक्शन 10 में, द पेंडेंसी ऑफ सूट इन ए फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन। मीन्स कि स्टे ऑफ सूट या रेस सब जुडिस का डॉक्ट्रिन सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब एक सूट इंडिया की कॉम्पिटेंट कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, तो इंडिया में ही दूसरी कोर्ट में ऐसा सूट पेश नहीं हो सकता। और अगर ऐसा सूट इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं एक्सप्लेनेशन में के अकॉर्डिंग कि अगर कोई फॉरेन में कोई सूट पेश है या फॉरेन में कोई केस पेंडिंग है
तो आप इंडिया में कोई सूट पेश फिर से कर सकते हैं और सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। बस जो कुछ भी सेक्शन 10 में है कि इंडिया में एक कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो इंडिया के अंदर ही दूसरी कोर्ट में उसी सेम काज ऑफ एक्शन पर कोई दूसरा केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ये सेक्शन 10 का ऑब्जेक्ट है। सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि नंबर 1 तो ये कि अगर एक केस में जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुका है, सपोज करें सिविल जज क्लास 1 की कोर्ट में, उसमें प्लेंटिफ ए है और डिफेंडेंट बी है। इसमें काज ऑफ एक्शन क्या है, ए रिकवरी ऑफ सूट है और जिस कोर्ट में ये सूट इंस्टीट्यूट किया गया है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है। तब फिर ए इंडिया में किसी भी कोर्ट में रिकवरी ऑफ सूट बी के अगेंस्ट में नहीं ला सकता, बिकॉज ऑफ दिस कि ऑलरेडी सेम केस एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है। बट अगर ये केस किसी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो इंडिया में आप उस केस को फिर से इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 10 तभी अप्लाई होती है जब जो सूट पेश किया गया है वो इंडिया में हो और इंडिया की कॉम्पिटेंट कोर्ट में सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो गया हो और पहले वाले सूट में पार्टीज सेम है और बाद वाला सूट में भी अगर पार्टीज वही है तो सेकंड सब्सिक्वेंट सूट पर कोई प्रोसीडिंग सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कोई कोर्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन 10 के लिए जरूरी है कि 2 तरह के सूट पेश किया जाना। नंबर 1, पहला एक सूट जिसमें पार्टीज सेम है, यानी प्लेंटिफ भी वही है, डिफेंडेंट भी वही है, या प्लेंटिफ के बिहाफ पर प्लेंटिफ का यदि कोई लीगल एयर भी सूट पेश करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। काज ऑफ एक्शन यदि प्रीवियस सूट में रिकवरी ऑफ मनी है या एक ही रिलीफ मांगा गया है तब फिर, और जो थर्ड कंडीशन है कि जिस कोर्ट में ये सूट पेश किया गया है उस कोर्ट को जुरिडिक्शन होना चाहिए। अगर ये टर्म्स, ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब फिर सेकंड सूट सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके सेम पार्टीज किसी भी कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे और अगर करते हैं तो फिर कोर्ट उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी, उसका ट्रायल नहीं करेगी। ये सेक्शन 10 है जिसे हम रेस सबजुडिस के डॉक्ट्रिन से जानते हैं। अब रेस सबजुडिस सेक्शन 10 में है तो इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता एक दूसरा डॉक्ट्रिन है जो सेक्शन 11 में है, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा को स्टार्ट करने के पहले इसका हम ब्रीफ कंटेंट आपको क्लियर कर देते हैं कि सेक्शन 10 में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही सेक्शन 11 में है। सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है कि सेक्शन 10 में जब ऑलरेडी कोई केस पेंडिंग है तो दूसरा केस यदि पेंडिंग किया इंस्टीट्यूट किया जाता है तो उस पर सेक्शन 10 अप्लाई होती है और सब्सिक्वेंट सूट पर कोई प्रोसीडिंग ना हो, इसके लिए सेक्शन 10 में प्रोविजन है। वेरे सेक्शन 11 में भी वाई बात वही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सेक्शन 10 में केस पेंडिंग होता है, सेक्शन 11 में सेक्शन 11 तब अप्लाई होती है जब प्रीवियस केस ने उसका डिसीजन कर लिया हो। मतलब अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सेम पार्टीज सेम काज ऑफ एक्शन
पर कोई डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है, तब उसी काज ऑफ एक्शन पर कोई दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता। और यदि कोई ऐसा सूट लाता है तो फिर सेक्शन 10(11) उसको बार करती है कि ऐसा केस, ऐसा सिविल सूट सब्सिक्वेंट कोर्ट उसको हियर नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11, and section 11 is known by the name of res judicata. Res judicata is based on the principle of once decided should not come again and again in the court. Section 11 also based on this principle this nemo davet bis vexari, means on the same cause of action same parties to bar or to discourage the repetition of suit is the main object of res judicata. In the principle of res judicata, parties are barred to file suit again and again for the same remedy on the basis of same cause of action or between the same parties. Then, if the court has decided the previous case, then later case cannot be filed in any court. तो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्ट ही यही है कि अगर एक सब्जेक्ट मैटर जिसमें पार्टीज सेम थी और पार्टीज ने जो रिलीफ मांगा वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया, तो उसी रिलीफ के लिए सेम पार्टीज बाद में कोई सब्सिक्वेंट सूट पेश नहीं कर सकते, और करते हैं तो कोर्ट उसमें कोई हियरिंग नहीं करेगी। ये रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है। सेक्शन 10 जहां पेंडिंग केस के बाद अगर कोई सेम केस फाइल किया जाता है तो सेक्शन 10 रोक देती है, और सेक्शन 11 जहां एक केस ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो फिर दूसरा केस उसमें इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है। अब सेक्शन 11 की जो टर्मिनोलॉजी है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided बाय सच कोर्ट। इसमें एक पैरा देखें कि जो इशू प्रीवियस कोर्ट में रेज किए जा चुके हैं और उनको हियर करने के बाद कोर्ट ने यदि फाइनली डिसाइड कर दिया है, तब उस इशू को उस फिर से सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके रेज नहीं किया जा सकता, और उसमें कोई कोर्ट उसका ट्रायल नहीं करेगी, उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी। एक्सप्लेनेशन 1 है इसमें, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट्स shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। यानी यहाँ फॉर्मर सूट का मतलब ही है कि एक पहले जो केस इंस्टीट्यूट हुआ था वो डिसाइड हो गया, और उस सेम केस पर अब अगर कोई दूसरा सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूट होता है तो जो सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूट केस के लिए फॉर्मर सूट वही होगा जो पहले ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कंपिटेंस ऑफ ए कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू ए राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। कोई कोर्ट कंपिटेंट है इसके लिए उसके अगेंस्ट
यानी उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील होती है कि नहीं होती, ये कोई ग्राउंड नहीं होगा, या ये बात ध्यान में नहीं रखी जाएगी। कोर्ट कॉम्पिटेंट है, बस इतना ही सफिशिएंट होगा, और इसके लिए उसके अगेंस्ट अपील होती है, उसके जजमेंट के अगेंस्ट, ये इररिस्पेक्टिव मैटर होगा। एक्सप्लेनेशन थर्ड, द मैटर above referred to must in the former suits have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party। एक्सप्लेनेशन थर्ड में ये प्रोविजन है कि अगर प्रीवियस केस में एक पार्टी ने किसी इशू को रेज किया हो और दूसरे ने उसको डिनाई किया हो और उस पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो, तब वो सेम इशू सब्सिक्वेंट सूट में ऐसे इशू रेज नहीं किए जाएंगे। एक्सप्रेशन नंबर 4, एनी मैटर which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। Means explanation number 4 says that कि previous suit में जिन ग्राउंड पर कोई डिफेंस डिफेंडेंट ने लिया है, तब सब्सिक्वेंट सूट में अगर सेम ग्राउंड पर कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो इसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। बिकॉज ऑफ दिस कि जो इशूज, जो डिफेंस पहले प्रीवियस केस में रेज किए जा चुके हैं, सब्सटेंशियली बाद में अगर वो रेज किए जाते हैं तो ये सब्सिक्वेंट सूट से बाहर होंगे। एनी मैटर विच माइट एंड आट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। जिन क्वेश्चन पर पहले डिफेंस हो चुकी है या उन क्वेश्चंस को रेज किया जा चुका है, तो ऐसे मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ इशू माने जाएंगे। एक्सप्रेशन नंबर 5 टू सेक्शन 11, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। in this, तो सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 5 का मतलब ये है कि अगर प्रीवियस सूट में किसी ने किसी रिलीफ को मांगा है या कोई रेमेडी मांगी है, किसी तरह का कोई रिलीफ मांगा और उस रिलीफ को या उस क्वेश्चन को कोर्ट ने नहीं दिया है उसको, तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ए ने बी के अगेंस्ट में एजेक्टमेंट का एक सूट पेश किया। एजेक्टमेंट मतलब बेदखली, और मीन्स प्रॉफिट भी मांगा ए ने। कोर्ट ने मीन्स प्रॉफिट ए के फेवर में नहीं दिए, इसका मतलब है कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूजल का ऑर्डर पास नहीं किया, बस मीन्स प्रॉफिट जो इन्होंने मांगे उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और रिलीफ नहीं दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने वो रिलीफ देने से रिफ्यूज कर दिया है। अब अगर सब्सिक्वेंट सूट में अगर इस चीज़ को फिर से कोई उस रेमेडी को चाहता है, तो ये माना जाएगा कि इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा और पार्टी इस क्वेश्चन को रेज नहीं कर सकती या इस रेमेडी को नहीं मांग सकती। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है इसमें
where person litigants bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others. All persons interested in such right shall, for the purpose of this section, be deemed to claim under the person so litigating. Suppose generally ये ज्वाइंट सूट में होता है, अगर किसी पार्टी ने बोनाफाइड किसी पब्लिक राइट को का क्लेम किया है, तो ये माना जाएगा कि वो सब उस सूट में इंटरेस्टेड थे. वेयर ए पर्सन लिटिगेटिंग बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिक राइट और ऑफ ए प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स. ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट shall, for the purpose of this section, be deemed to claim under the persons so litigating. Suppose एक पब्लिक बे या पब्लिक बे का राइट जिसने मांगा है, तो ये कॉमनली इंटरेस्टेड हैं और कॉमनली उस सूट में पार्टी हैं, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा. एक्सप्लेनेशन नंबर 7. The provision of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree, and the references in this section to any suit, issue, or former suit shall be constituted as references, respectively, to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding, and a former proceeding for execution of that decree. It means कि ये एक्सप्लेनेशन नंबर 7 ये बतलाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा मीन सेक्शन 11 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पर भी अप्लाई होगा. एक्सप्लेनेशन नंबर 8. एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. It means कि res judicata उस केस के डिसीजन पर भी अप्लाई होगा जिस केस में किसी ऐसे कोर्ट ने जिसको लिमिटेड जुरिडिक्शन था, उसने उस केस को हर्ड किया और फाइनली डिसाइड किया, भले ही उस केस को उस कोर्ट को लिमिटेड जुरिडिक्शन था, फिर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल कि सपोज करें स्मॉल काज कोर्ट, मेट्रो सिटीज में होते हैं स्मॉल काज कोर्ट में जो मुकदमे पेश किए जाते हैं, जो सूट पेश किए जाते हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट तक होते हैं, उससे ऊपर नहीं. सपोज करिए कि एक स्मॉल काज कोर्ट जिसको फॉर एग्जांपल 10,000 तक का सूट हियर करने का राइट है, और उस कोर्ट में एक सूट पेश किया जो 15,000 का था. बाद में अपील में कोई इस अमाउंट को से ज़्यादा रिकवरी क्लेम करता है, और तो यहाँ पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, भले ही उस कोर्ट को लिमिटेड जुरिडिक्शन था. थैंक यू वेरी मच. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.